हेलो 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आवाज आ रही मेरी? यस, ओके। गुड मॉर्निंग। टेस्ट कैसा था? इजी था? इजी था है ना? बहुत इजी था ना? वेरी गुड। अबे आज ये वीक में क्या पढ़ना है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बीआरएस। ओके, इजी टॉपिक है ये भी बहुत। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नहीं हो सकता ऐसे। एक टॉपिक सिर्फ जो बड़े चैप्टर्स है उनको एक एक हफ्ते में एक एक टॉपिक दिया हुआ है। ये छोटे मोटे टॉपिक्स में अपन 2 टॉपिक्स एक वीक में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बीआरएस दिख रहा मुझे यहाँ पे। वीकली शेड्यूल जो तुमको दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बीआरएस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बीआर टेस्ट शेड्यूल दिया है तुमको? हाँ तो वो बाय मिस्टेक हुआ रहेगा। वीकली शेड्यूल जो तुमको दिया है, मैं तुमको पहले ही बोला था कि वीक में जो तुमको शेड्यूल दिया उसके हिसाब से टेस्ट होगा सैटरडे को, आया ना? तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बीआरएस ये 2 टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट है। आपको एक ही देना है टॉपिक पढ़ के तो एक ही दो क्वेश्चन, उसमें दोनों टॉपिक्स के रहेंगे। नेक्स्ट वीक से शायद सिंगल टॉपिक चालू हो। हाँ तो फिर नेक्स्ट वीक से सिर्फ एक टॉपिक रहेगा पूरे हफ्ते में और टेस्ट भी उसी टॉपिक पे रहेगी, क्योंकि वो चैप्टर्स बड़े हैं, आपको प्रैक्टिस को टाइम लगेगा। चलो, तो टेस्ट अच्छा गया है, वीकेंड अच्छा गया है। क्यों क्यों? कल क्या था? कल क्लास था तुम्हारा? फिर अरे वो तो अभी उतना तो करना पड़ेगा ना।
मैं तो कल भी आया था क्लास लेने, सीए इंटर का 6 घंटे का लेक्चर लिया है। तो एटलीस्ट मेरे से बेटर ही गया है तुम्हारा वीकेंड पे। हाँ, मेरे से बेटर ही गया है तुम्हारा वीकेंड। एनीवेज चलो, अरे एक्चुअली मैं थर्सडे वेडनेसडे को नहीं हूँ ना, इसकी वजह से फिर एक्स्ट्रा ले लिया। कवर करना पड़ेगा किसी को अपना, मोस्ट प्रोबेबली संडे को होगा, नहीं नॉर्मल लेक्चर होगा। होमवर्क दिया था मैंने, कुछ किया? डाउट है? ओके, पक्का सबने किया है होमवर्क? हो हुआ है क्या? फिफ्थ में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है? सांग पूछो। अटेंडेंस शीट दिया हुआ है तुमको, दिया है, पीछे से आएगा तुमको, जैसे आया तुम्हारे पास तुम्हारी डिटेल्स उसमें फिल कर दो। नहीं वो नहीं होगा, रोज नहीं, रैंडम कभी भी होगा या कोई भी लेक्चर में होगा। अटेंडेंस अटेंडेंस क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पेज नंबर 11.143 पे। A limited company having share capital of 25,000 equity shares of rupees 10 each decides to issue right share at the ratio of 1 for every 4 shares, so 1:4 held at par value. Assuming all the shareholders accepted the rights issue and all money was duly received, past journal entries in the simple। इसमें क्या डाउट है? नहीं बोला है तो जर्नल एंट्री, राइट इशू का जर्नल एंट्री क्या होगा? सिर्फ उल्टा, ये तो बहुत इजी है ना, एक्स राइट निकालना है ना तुमको, वैल्यू ऑफ राइट निकालना है। जर्नल एंट्री क्या होगा बोलो मुझे? मान ले 25,000 शेयर से, 25,000 शेयर होल्डर, मतलब 25,000 शेयर से सारे शेयर होल्डर्स हैं, कितने राइट शेयर इशू होंगे? 25,000 डिवाइडेड बाय 4, 6250। 10 का शेयर 10 में जाने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 62,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500। या तो दो एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। इसमें तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था। फोर्थ वाला जम गया, वैल्यू ऑफ राइट निकाला, ये एक्स राइट प्राइस निकाला, कोई दिक्कत नहीं ना फिर। श्योर।
बुक में हेडिंग दे दो, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सर पेज 11.124 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 बाकी है। चलो ठीक है, उसी को करेंगे पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। बोनस में एक पार्ट छोटा सा बचा है अपना, जिसको अपन बोनस कॉल बोलते हैं। बोनस कॉल बोलते हैं। हमने ये देखा है, सुनना, हमने ये पढ़ा है कि अगर मान लो तुम्हारे पार्टली पेड शेयर्स होंगे, तो उनको पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स होंगे, तो उनको बोनस इशू किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। उनको बोनस इशू नहीं किया जा सकता, आपको फुल्ली पेड करना पड़ेगा उनको, मतलब फाइनल कॉल करना पड़ेगा, और आप उसके बाद उनको बोनस इशू कर सकते हो। आया ना? हाँ। हमारे पास एक और कंसेप्ट आया जिसको बोला गया बोनस कॉल। बोनस कॉल में क्या बोला है? द कंपनी कैन मेक इट्स पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड विदाउट कॉलिंग फॉर पेमेंट इन कैश बाय यूजिंग इट्स रिजर्व्स। मतलब अगर मान ले 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया पेड अप है, 8 रुपया कॉल्ड अप है, जो भी होगा, कॉल्ड अप एंड पेड अप दोनों है, 2 रुपया अभी भी बाकी है, तो कंपनी उनको उन शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि जो 2 रुपया तुम्हारा है, जो आप हमें देने वाले हो, आप हमको नहीं दोगे, हम आपके शेयर फुल्ली पेड कर दे रहे 10 रुपीज के। आप हमको वो पैसा नहीं दे रहे हो, हम आपके फुल्ली पेड शेयर्स कर रहे हो वो 10 रुपीज के। इसका मतलब क्या होगा? मेरे को अभी तक जो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 8 रुपया दिख रहा था मेरे बैलेंस शीट में, वो भी कितना दिखना चालू हो जाएगा? 10 रुपया दिखना चालू होगा। 10 रुपया दिखना चालू होगा, मतलब यहाँ पे एक एंट्री हुई होगी जहां पे मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा 2 रुपए से। आया ना? हाँ। अभी यहाँ पे डेबिट किसे किया जाएगा? क्योंकि पैसा पैसा मंगाने वाले हैं क्या अपन? उनको अपन ने बोला है कि पैसे नहीं दोगे आप। हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ पे डेबिट करने के लिए हमको थोड़ा सा अकाउंटिंग में और जाना होगा। बोला गया कि आप आपके रिजर्व्स को यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो? रिजर्व्स को। और ये रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता? क्रेडिट बैलेंस होता। अगर रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका मतलब अपने को इसको अगर यूज करना है, यूटिलाइज करना है, तो फिर अपने को रिजर्व्स को डेबिट करना होगा। तो फिर अपन यहाँ पे रिजर्व्स को डेबिट करेंगे। रिजर्व्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर रिजर्व्स को डेबिट कर रहे तो रिजर्व्स का बैलेंस कम हो जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे मतलब मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या ये वापस बोनस वाला कंसेप्ट हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हाँ या ना? हाँ। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे पार्टली पेड थे, लेकिन हमने उनको बोला है कि आप हमको आपको बोनस इशू करना चाहिए वैसे भी, तो आप ये पैसा मत दो, हम इन्हीं शेयर्स को क्या कर रहे हैं? फुल्ली पेड कर रहे हैं। इन्हीं शेयर्स को क्या कर रहे हैं? फुल्ली पेड कर रहे हैं। कंसेप्ट में वही बोला गया, द कंपनी कैन मेक पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड विदाउट कॉलिंग फॉर पेमेंट इन कैश। आप पैसा नहीं मंगाओगे, फिर कैसे इसको फुल्ली पेड करोगे? तो बाय यूजिंग इट्स रिजर्व्स। बाय यूजिंग इट्स रिजर्व्स। अभी मुझे बता, मेरे पास रिजर्व्स कौन सा है? मेरे पास सीआरआर है, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है,
फिर जनरल रिजर्व है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है या ना। मैंने तुमको सीआरआर के बारे में थोड़ा पढ़ाया है, बताया है। सीआरआर का यूज कितना? सिर्फ एक, क्या करना? बोनस इशू करना, मतलब जो फुल्ली पेड वाले बोनस शेयर्स है। हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब मैं यहाँ पे जब मुझे पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड शेयर्स करना है विदाउट कॉलिंग फॉर मनी, तो मैं यहाँ पे सीआरआर का यूज नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे सीआरआर का यूज नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने तुमको सिक्योरिटीज प्रीमियम पढ़ाया। सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूसेजेस थे। 5 यूसेजेस में एक था कि मैं क्या कर सकता हूं? बोनस इशू कर सकता हूं, लेकिन वो भी कौन सा वाला? फुल्ली पेड शेयर्स वाला। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मेरे पास अवेलेबल नहीं रहेगा, जहां पे मुझे पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट कर देना है बिना पैसे मंगाए। बिना पैसे मंगाए। इसका मतलब मेरे पास यूज करने के लिए कौन से रिजर्व्स है? कैपिटल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और मॉड्यूल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन है, ऐसा इतने क्वेश्चंस किए अपन ने जहां पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस बोनस कॉल के रिलेटेड है, समझा क्या? तो अभी अपन इसकी जर्नल एंट्रीज को समझते हैं। अगर मुझे अमाउंट सेट असाइड करना है, मुझे अमाउंट क्या करना है? सेट असाइड करना है फ्रॉम रिजर्व। तो रिजर्व बोलो मेरे पास क्या क्या? कैपिटल रिजर्व, तो फिर मैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट करूंगा टू बोनस कॉल अकाउंट। क्रेडिट करूंगा टू बोनस कॉल अकाउंट। इंस्टीट्यूट इसको कभी कभी बोनस टू शेयर होल्डर, जो अपन ने अकाउंट ओपन किया था जहां पे अपने को बोनस इशू करना था, उस अकाउंट को भी यूज करती है। आप ये दोनों अकाउंट्स को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जब मुझे फाइनल कॉल करना होगा, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? नहीं रे बाबा, कॉल कर रहा हूं मैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर इस फाइनल कॉल का मैं क्या करने वाला हूं? एडजस्टमेंट। मुझे इसको क्लोज करना है और मुझे बोनस कॉल का अकाउंट भी क्लोज करना है। तो फिर मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है क्या? इतना छोटा सा ये एक कंसेप्ट अपना बाकी था बोनस इशू। ओके, फटाफट क्या चल रहा है वहां पे? ऐसा हेडिंग दे दो बोनस कॉल, हेडिंग दे दो बोनस कॉल। बोनस कॉल के हेडिंग में आप ये लिखोगे, सोर्सेस ऑफ बोनस कॉल। और अपने सारे रिजर्व्स जो अपने पास अवेलेबल थे वो सारे के नाम लिख के सिक्योरिटीज प्रीमियम और सीआरआर के आगे क्रॉस कर दो। उसमें नहीं बेटा, वो इशू ऑफ शेयर्स का है। उतना होने के बाद जर्नल एंट्रीज करोगे। कर लो स्क्रॉल ऊपर, लिखो लिखो। अभी कर लो स्क्रॉल।
हो गया? हो गया लिख के? चलो फिर मॉड्यूल के पेज नंबर 11.124 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 3 उसका फर्स्ट पार्ट जो पेंडिंग था वो देखेंगे अभी, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर। हो गया? स्टार्ट करें। A limited company was with subscribed capital of rupees 5 lakhs consisting of 50,000 equity shares of rupees 10 each, called up capital 7.50 per share. A bonus of rupees 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up. बोला गया सुन, 50,000 शेयर से और ₹2.5 पर शेयर आना बाकी है, तो टोटल कितना आना बाकी हो गया? 50,000 शेयर्स पे 2.5 पर शेयर आना बाकी है, तो कितना आना बाकी रह गया? 1,25,000। और ये 1,25,000 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अ बोनस ऑफ रुपीज 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। मतलब जो 7.5 आया है, 7.5 पेड अप है, उसको पूरा 10 रुपया पेड अप करेंगे, लेकिन एक भी पैसा नहीं मंगाएंगे, क्योंकि हम जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करने वाले हैं वो शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप करने के लिए। तो कितने एंट्रीज होंगे इसके? 3। सबसे पहला जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल अकाउंट, उसके बाद इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000, और उसके बाद बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,25,000। फटाफट तीनों एंट्रीज कर। हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया क्या?
यस, ओके। चलो, तो अभी अपन अपने नवे टॉपिक के ऊपर बढ़ सकते हैं। क्या हुआ? किधर रखा था? कौन लिया रे बैग इसका? बाद सामने वाले क्लासरूम में रहेगा। अभी बुक में हेडिंग दे दो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नया टॉपिक, नया यूनिट। छोटा सा यूनिट है, 10-12 क्वेश्चन है इसमें कुछ तो, लेकिन क्वेश्चन इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन। 10-12 क्वेश्चन मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए। कंसेप्चुअली ये बहुत छोटा टॉपिक है एज कंपेयर टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इसके बाद जो आने वाला। चलो, तो रिडेम्पशन का मतलब बोल सकते हो क्या? रीपेमेंट करना है या ना? हाँ। अगर अपन प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जब भी अपन प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके पैसा रेज करेंगे तो उस पैसे को कंपनी को रीपे करना होता है, उस कंपनी को वापस एक बार रीपे करना होता है, मतलब उन शेयर होल्डर्स को उनका पैसा देना होता है। एक फिक्स पीरियड होता है उसका, एक मेच्योरिटी का पीरियड होता है, वो मेच्योरिटी का पीरियड खत्म होने के बाद शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिल जाता है। ये जो प्रोसेस है पैसा वापस करना, इसको अपन बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इंडिया में कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू किए जाते हैं। कौन से शेयर्स इशू किए जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स बता सकते हो? इरिडीमेबल। पहले जो दो टाइप बताए तुमने, अपने को उसी से लेना देना है। एक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद और क्या हो सकता है? ओके, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, क्या बात है, रजिस्टर्ड बेरर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल और क्यूमुलेटिव, है ना? प्रेफरेंस की तो बात कर रहा है। ये तू क्या इक्विटी के बता रहा था? तू इक्विटी के बता रहा था ये? लॉ की पढ़ाई ज्यादा हो गई है थोड़ी? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। मुझे क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब बता सकते हो क्या? ओके, क्या कह रही हो? डिविडेंड क्या बोलेंगे अपन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपन रिटर्न में जो देते हैं वो कोई भी शेयर होल्डर को देंगे तो डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रिटर्न में अपन देंगे उनको उसको अपन बोलेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है? तो अगर मान लो बेटा, विंडो क्लोज करो। बस। हाँ, तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता? हाँ, मतलब प्रॉफिट होने पे डिक्लेयर किया जाता ना। अगर प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा क्या? नहीं होगा। सर लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बोला गया है। हाँ, बोला गया है। डिविडेंड डिविडेंड प्रॉफिट में से ही दिया जाता ना। प्रॉफिट होगा तो फिक्स रेट पे दिया जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर
नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियसली कहां से देंगे, प्रॉफिट लॉस में तो उनकी हिस्सेदारी है नहीं, उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए। तो फिर अगर लॉस हुआ है या कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो फिर डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता तो उस साल का डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो एरियर्स में हो गया, आया ना। इसको अपन बोलते हैं डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स। जैसे कॉल्स इन एरियर्स था, पैसा कॉल किया लेकिन आया नहीं, हाँ, वैसा प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है उनका, वो एरियर्स में हो जाता है अगर अपन किसी साल पे नहीं करे तो। ठीक है। अभी अगर मान ले वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स। समझा क्या? मतलब आगे आने वाले सालों में उनको जो भी एरियर्स है उस एरियर्स, डिविडेंड इन एरियर्स का पैसा उनको वापस मिलेगा, मतलब डिविडेंड उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कब? जब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो फिर अगर डिविडेंड एरियर्स में है, मतलब डिविडेंड अगर नहीं दिया गया उस साल, तो वो लैप्स हो जाएगा, वो वापस नहीं मिलेगा, वो वापस नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हमारे पास है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का बोला गया कि आपको एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, रीपेमेंट होगा, मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा। लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में बोला गया कि आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर कंपनी से आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो फिर जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तभी आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है या ना। कंपनी के थ्रू उनको वापस पैसा नहीं मिलता। सिर्फ एक केस है, बायबैक का केस है, जहां पे कंपनी उनके इक्विटी शेयर जो है वो वापस ले लेती है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है, एवरी ईयर नहीं होता या हर बार नहीं किया जाता ये बायबैक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता। हाँ, अगर उनको उनके शेयर्स के बदले पैसा चाहिए तो वो उनके शेयर्स किसी और को बेच सकते हैं, कंपनी के थ्रू उनको वापस वो पैसा नहीं मिलने वाला, अनलेस एंड अनटिल कंपनी गोज इनटू बायबैक और वाइंडिंग अप। ठीक है, सुनना भी बोला गया कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने को अलाउ करता है। मतलब अभी फिलहाल के टाइम पे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं हो सकते। ये कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम पे नहीं था, तब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए जा सकते थे, लेकिन अभी वो सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो अपने को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं तो फिर अपने को तो रिडेम्पशन तो करना ही पड़ेगा, रिडेम्पशन तो करना ही पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ, तो जब मैं तुमको मान लो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो मैं इशू करने के टाइम पे तुमको बताता हूं कि तुमको कितने पीरियड के बाद तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा, तुमको कितने पीरियड के बाद तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा, हाँ या ना। तो जब मैं तुमको प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा हूं, इशू की अकाउंटिंग समझ चुके हम, इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग समझ चुके ना। फिर चाहे इक्विटी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है फॉर अकाउंटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। समझा क्या? हाँ। लेकिन रिडेम्पशन ये इक्विटी शेयर्स का होता है क्या? नहीं होता। इक्विटी शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं होता, इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है, और ये बायबैक का चैप्टर तुमको सीए इंटर में है, यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो अभी बात करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। रीपेमेंट को एक फिक्स पीरियड के बाद, उसी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। रिडेम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्री अरेंज्ड अमाउंट्स एंड टाइमिंग्स। प्री अरेंज्ड अमाउंट्स एंड टाइमिंग्स बोला गया कि रिडेम्पशन ये प्रोसेस काय का है? रीपेइंग। रीपेइंग ऑफ व्हाट? रीपेइंग ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या? लाइबिलिटी बोल सकते हो ऑब्लिगेशन को। मेरा ऑब्लिगेशन है मुझे तुमको पे करना, क्योंकि मैंने तुमसे पैसा लिया है एंड मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं तुमको ये पैसा वापस पे करूंगा, रीपे करूंगा, आया ना। हाँ। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ना एक हिसाब से ऐसा समझ लो, लाइबिलिटी ही ट्रीट किया जाता है। एक हिसाब से क्या ट्रीट किया जाता है? लाइबिलिटी ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अपने को ये पैसा वापस करना है इनको, आया ना। हाँ। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्री अरेंज्ड अमाउंट्स, एट प्री अरेंज्ड अमाउंट्स। क्या इशू करने के टाइम पे मैं तुमको बोलूंगा कि मैं तुमको इतने साल बाद, मान ले 5 साल 10 साल 15 साल बाद, मैं तुम्हें इतना पैसा तुमसे इतना ले रहा हूं, मान ले 100 रुपए ले रहा हूं, तो मैं तुमको 15 साल बाद 100 रुपया वापिस करूंगा? अरे हाया ना। ये इशू के टाइम पे पता होगा, या मैं तुमको पैसा देने के टाइम पे बोलूंगा कि मैं अभी 100 रुपए दूंगा? इशू के टाइम पे तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा अपना, तभी एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के टाइम पे अपने को पता होता है कि हमको रिडेम्पशन कितने पे करना है। मतलब 100 रुपए का शेयर अगर मैं तुमको इशू कर रहा हूं और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मैं तुमको 100 रुपया पर शेयर वापस कर सकता हूं, है ना। हाँ, मैं 105 भी वापस कर सकता हूं।
अपना एग्रीमेंट ऐसा हो रहा है कि मैं तुमसे 100 रुपए लिया, मैं तुमको बोला 100 रुपए दे, मैं तेरे को 15 साल बाद 105 वापस करूंगा। क्या ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं तुमको बोलूं कि 100 रुपया तुम मुझे दो और मैं तुमको 15 साल बाद 98 रुपीज दूंगा, क्या ऐसा भी एग्रीमेंट हो सकता है? कंसेप्ट वाइज हाँ, रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है। दोगे क्या तुम मेरे को पैसा? दोगे क्या तुम मेरे को पैसा? मैं तुमको ये बोलूं कि 100 रुपया दो, 10 साल बाद तुमको मैं 98 दूंगा, नहीं होता। तो रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है, लेकिन कंसेप्चुअली है अपने को। लेकिन इसके क्वेश्चंस भी बहुत कम मिलेंगे। एक आधा क्वेश्चन अगर होगा तो होगा मॉड्यूल में, जहां पे रिडेम्पशन, मतलब रिडेम्पशन पे मैं 100 के बदले 100, मतलब फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू दे रहा हूं, तो रिडेम्पशन एट पार बोलेंगे अपन उसको। क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन एट पार। उसके बाद 100 के बदले 105 दे रहा हूं तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम। और अगर 100 के बदले 98 वापस करने वाला हो तो रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। आपको इशू डिस्काउंट पे मना किया है करना, लेकिन आप रिडेम्पशन डिस्काउंट पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन करने के लिए कर सकते हो, लेकिन कोई तुम्हारे को पैसा तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा नहीं अगर तुम उन्होंने जितना तुमको पैसा दिया है उससे कम अगर तुम उनको वापस करने वाले रहोगे तो। लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट है, कंसेप्ट का पार्ट है, तो एक आधा क्वेश्चन जब आएगा तो देख लेंगे। नहीं तो जर्नल एंट्री जब दिखाऊंगा तो डिस्काउंट वाला ट्रीटमेंट कैसा करेंगे अपन वो भी देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, प्री अरेंज अमाउंट्स नहीं होते, प्री अरेंज टाइमिंग्स भी होते हैं। इशू करने के टाइम पे ही बोलूंगा ना मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद वापस दूंगा, हाँ या ना? हाँ, मैं कितना भी पीरियड लगा सकता हूँ क्या तुमको रिपे करने के लिए? एक लिमिट लगाया हुआ है कंपनी के थ्रू, बोला गया है रिडेम्पशन आप अगर 5, 8, 10, 15, 18, 19, 20 जो भी पीरियड लेना है लो, लेकिन 20 से आगे नहीं हो सकता। 20 से आगे नहीं हो सकता। मतलब मेच्योरिटी का पीरियड मैक्सिमम कितना बोला? 20 ईयर्स नॉर्मल कंपनीज के लिए। 20 ईयर्स बोला किसके लिए? नॉर्मल कंपनी। और वही तुम्हारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी होगा तो फिर तुमको 30 ईयर्स बोला गया। कितना बोला गया? 30 ईयर्स। अभी अपने अकाउंट्स के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन एक ऐसी बात बता देता हूं, 30 ईयर्स बोला तो है इनको, लेकिन बोला गया कि 20 सालों के बाद एवरी ईयर 1/10 ऑफ द कैपिटल तुम रिडीम करते चलो। क्या बोला मैंने? 1/10 मतलब 10 सालों में 100% हो जाएगा ना, आया ना? हाँ, तो ऐसा 30 ईयर्स, लेकिन 30 ईयर्स में तुम्हारा ये पूरा का पूरा रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे बोला गया इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द राइट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स विद इन और एट द एंड ऑफ अ गिवन टाइम पीरियड एट एन एग्रीड प्राइस। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही उस हिसाब से हो रहा है। मैं तुमको इशू करने के टाइम पे बोल रहा हूँ कि मैं तुमको इतने साल बाद इतना पैसा वापस देने वाला हूँ, तो क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट उसी के बेसिस पे हुआ है? हाँ। तो बोला गया ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं तुमको कितने पीरियड के बाद पैसा देने वाला हूँ और कितना पैसा रिटर्न करने वाला हूँ, और उस बीच में तुमको कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, उस बीच में तुमको कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, मोबाइल अंदर रख, उस बीच में तुमको कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, मतलब सालाना तुमको कितना रिटर्न मिलते चलेगा। These shares are issued on the terms that shareholders will at a future date be repaid the amount which they invested in the company. अगर मैं ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास एक कंपनी है, मतलब ऑब्वियसली कंपनी होगी जिसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, और उसके बाद कंपनी के जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे वो कंपनी के कौन कहलाएंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बराबर। तो ड्यू डेट पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, ड्यू डेट पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स क्या करते हैं? कंपनी को दे देते हैं। मतलब ऑन मैच्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गिव द प्रेफरेंस शेयर्स टू द कंपनी। और क्यों देंगे ये? ऑब्वियसली फॉर रिडेम्पशन, और जैसे ही कंपनी को उनके ये शेयर्स मिल जाते हैं वापस, तो कंपनी उसके बदले इनको क्या करने वाली है? रीपेमेंट करने वाली है, हाँ या ना? तो पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन प्राइस, ये रिडेम्पशन प्राइस क्या होता है? एग्जैक्टली जो मैं तुमको रीपे करने वाला हूं पर शेयर, देखना हिसाब वापस पर शेयर का करना है।
जब भी शेयर्स वाले ये टॉपिक्स करेंगे ना तो पर शेयर का हिसाब, या डिबेंचर वाला टॉपिक करेंगे पर डिबेंचर वाला हिसाब करेंगे ना तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो रिडेम्पशन प्राइस इज नथिंग बट वो प्राइस जो एग्री हुआ है, एग्रीड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन प्राइस मतलब वो प्राइस जो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे एग्री हुआ है कि हम आपको इतना पेमेंट वापस करने वाले हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर नोट करके लो, ये ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर नोट करके लो। इजी है, बहुत इजी है। मैच्योरिटी पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू अपने प्रेफरेंसेस आ जाएंगे और उसके बदले हम उनको पैसा दे देंगे। तो शीट कंप्लीट हो गया क्या? अटेंडेंस तेरे पास है? बोले लेट कौन आया था और किसने ये नहीं फिल किया? पीछे भेज दो। अरे पास करो ना ऐसे। फिर मैं ही नहीं देता क्या? मैंने तुमको पास किया था ये बोल के कि आगे पास करो, पीछे पास करो। हो गया? चलो, अभी जब अपने को रिडेम्पशन करना होता है प्रेफरेंस शेयर्स का तो अपने को कंपनीज एक्ट के ना कुछ प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं। और सिर्फ एक ही सेक्शन में इसके ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस बोल दिए गए हैं और वो है सेक्शन 55। सेक्शन 55 बात करता है प्रोविजंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रोविजंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको हेडिंग देनी है आपके बुक्स में। प्रोविजंस, क्योंकि जब तक अपने को प्रोविजंस नहीं पता होंगे हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रोविजंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 20 इयर्स दिया है, लेकिन अगर मान ले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज रहेंगे तो फिर 30 इयर्स। तुम लोगों के लॉ के सिलेबस में है ये? नहीं, मतलब इंटर में होगा। मुझे एक्चुअली लॉ का सिलेबस नहीं पता फाउंडेशन का, कंपनीज एक्ट कितना है, इसलिए मैं पूछते रहता हूँ। भरोसा है तुम पे? सही बोलोगे तुम लोग? नहीं है? ठीक है, सुनना अभी। सोर्सेस, जैसे अपने को बोनस इशू करना था तो अपने को सबसे पहले सोर्सेस के बारे में डिस्कस करना पड़ा कि अपन बोनस इशू के अपने सोर्सेस क्या होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको रिडेम्पशन करना है तो आपको ना पहले कुछ वो पैसा
अरेंज करना होगा, ऐसा समझ लो। मतलब तुम्हारे बुक्स के एंट्रीज के हिसाब से अरेंज करना होगा। एक्चुअल अरेंज करना अलग बात हो गया, और एंट्रीज के हिसाब से अलग करना अलग बात हो गया। ठीक है, अभी सोर्सेस की अगर बात करें तो तुम्हारे पास 3 सोर्सेस है। तुम्हारे पास कितने सोर्सेस है? 3। सबसे पहला सोर्स ये है कि आप आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेच के, आप आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेच के पैसा उनको रीपे कर सकते हो। मतलब आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स मतलब कौन से एसेट्स बेचे जा सकते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल बैंक में बैलेंस होगा तो क्या उसको यूज कर सकते हैं अपन रीपेमेंट के लिए? हाँ। कैश का बैलेंस होगा तो उसको यूज कर सकते हैं रीपेमेंट के लिए? हाँ। अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी है अपन ने, तो उसको बेच के पैसा लाया जा सकता है और वो यूज किया जा सकता है क्या के लिए? रीपेमेंट के, मतलब रिडेम्पशन के लिए। बराबर। हाँ। फिक्स्ड एसेट्स, वैसे तो एसेट्स बोला तो फिक्स्ड एसेट्स भी बेच सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स नहीं बेचती कंपनी। क्योंकि अगर फिक्स्ड एसेट्स बेच रही है कंपनी तो आगे जाके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, बोलेगा अपने बिजनेस में यूज करने के लिए जो एसेट्स रखे हुए थे, जब रिडेम्पशन की बारी आई तो उन्हीं एसेट्स को बेच के ये पैसा वापस कर रहे शेयर होल्डर्स का। बात समझ रहे हो क्या? तो फिक्स्ड एसेट्स को बेच के पैसा लाना और उनको रीपेमेंट करना, ये बात सही मतलब अच्छी नहीं मानी जाती, और फिक्स्ड एसेट्स कंपनी बेचती भी नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जिस्टिंग एसेट्स, एक आधी बार क्वेश्चन में आ गया कि इतने रुपए का फिक्स्ड एसेट बेच दिया तो अपने को उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा बेच नहीं सकती, मैं ये बोल रहा हूँ कि बेचती नहीं है, क्योंकि उसका जो मतलब उसके वजह से जो मार्केट में कंपनी के बारे में बातें फैलती है वो सही तरीके से नहीं फैलती। हो सकता है उसके शेयर्स भी गिर जाए, हो सकता है कि उनको उनके जो क्रेडिटर्स होंगे, उनके जो लेंडर्स होंगे वो भी कम हो जाए। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। तो इसके से फिक्स्ड एसेट्स नहीं बेचे जा सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, क्या बैंक का बैलेंस, एग्जिस्टिंग बैंक का बैलेंस यूज किया जा सकता है रीपेमेंट के लिए? कैश का बैलेंस यूज किया जा सकता? कोई इन्वेस्टमेंट या लिक्विड इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी कंपनी ने, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट को बेच के भी पैसा लाया जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। लेकिन बोला गया कि आप कितना बेचोगे या कितने तक आप उसको ये कर पाओगे? सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बेच देंगे? सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बेच देंगे? नहीं। बोला गया आप उतना ही एग्जिस्टिंग एसेट से पैसा अरेंज कर पाओगे जितने आपके पास फ्री रिजर्व्स पड़े हैं। जितने आपके पास क्या पड़े हैं? फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ये अल्टीमेटली किसका है? ये अल्टीमेटली किसका है? जनरल रिजर्व और पीएल का बैलेंस। क्या मैं इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलता हूं? अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो किन में होता? इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेरी गुड। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का, ये किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का है। बराबर। हाँ। अगर मैं तुमको ये मतलब ऐसा बोलूं कि अगर शेयर होल्डर्स का पेमेंट अपन रीपे कर रहे हैं ना, तो जो अपने कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं, अभी मैं क्रेडिटर्स मतलब सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स या ट्रेड क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्रेडिटर्स को आगे जाके एक वाइडर स्कोप में देखा जाता है कि जहां से अपन ने लोन उठाए, जो लेंडर्स होंगे ना कंपनी को, उनको भी अपन क्रेडिटर ही बोलते हैं। उनको भी अपन क्या बोलेंगे? क्रेडिटर ही बोलेंगे। मतलब मुझे आउटसाइडर्स को जो भी पैसा देना है, मुझे कंपनी को 2 लोगों को पैसा देना है, एक आउटसाइडर और दूसरा कौन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन है कंपनी के? ओनर्स ही है। तो अगर सुनना, अगर कंपनी अपने ओनर्स को पैसा दे रही है, आउटसाइडर्स को अच्छा लगेगा क्या? आउटसाइडर्स को अच्छा लगेगा क्या? आउटसाइडर्स को टेंशन आना नहीं चालू हो जाएगा? बात समझ रहे हो क्या? हाँ। बोला गया कि तुम जो पैसा दे रहे हो उनको, तुम तो तुम्हारे ओनर्स का मतलब ओनर्स का पैसा वापस ले रहे हो। ओनर्स आया ना? हाँ। हमारे पैसे का क्या? हमने तुमको लोन दे रखा है, हमने तुमको क्रेडिट दे रखा है। आया ना? हाँ। तो इसके वजह से बोला गया कि आप सारा का सारा पैसा जो है वो पूरा का पूरा तुम ओनर्स को मतलब शेयर होल्डर्स को पे करने में नहीं लगा सकते। एक लॉजिक बिठाया गया। बोला गया कि जो फ्री रिजर्व है, आउटसाइडर्स को अपन बोल पाएंगे कि बॉस हम पैसा तो दे रहे हैं लेकिन सारा पैसा नहीं दे रहे, उतना ही पैसा दे रहे जितना हक उनका था। मतलब किसका? ओनर्स। अभी ओनर्स की बात की जाए तो शेयर होल्डर्स मतलब यहाँ पे इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों। अभी यहाँ पे ओनर्स का पैसा कितना है ये कैसे समझ में आता है? तो बॉस कंपनी के जो भी फ्री रिजर्व्स होंगे, इसलिए स्टार्टिंग में पूछा था ये फ्री रिजर्व्स पे किसका हक होगा? ये फ्री मतलब जनरल रिजर्व और पीएल के बैलेंस पे हक किसका है? शेयर होल्डर्स का। आया ना? हाँ। तो फिर मैं उतना ही एसेट यूज करूंगा जितना मेरे पास फ्री रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर मैं उनको ये बता देता हूं, उनको ये समझा देता हूं, तो अभी क्या मेरे जो आउटसाइडर्स होंगे, मतलब जो जिनको मुझे पैसा देना है, मेरे लेंडर्स हो गए, मेरे क्रेडिटर्स हो गए, उनको भी टेंशन रहेगा क्या? उनको एक श्योरिटी आएगी, एक अश्योरिटी होगा कि हाँ बाबा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उतना दिया जा रहा है जितने पे उनका हक था। सारा पैसा नहीं, सारे एसेट यूज नहीं किए जा रहे। समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं? आया ना? हाँ।
तो बोला गया सबसे पहला तरीका, अपन आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स क्या कर सकते हैं, रिडेम्पशन कर सकते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग एसेट्स कितना यूज करेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, फ्री रिजर्व्स। क्लियर है ये बात, पहली चीज क्लियर ही है, पक्का। दूसरा बोला गया आप फ्रेश इश्यू कर लो, आप फ्रेश इश्यू कर लो, मतलब मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडेम्पशन करना है, मैं शेयर्स इश्यू कर देता हूं दूसरे, शेयर्स इशू करके अगर पैसा आया, शेयर्स इशू करके अगर पैसा आया तो मैं वो पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज कर सकता हूं। इसमें लेंडर्स को, क्रेडिटर्स को, आउटसाइडर्स को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? उसमें कोई, ये तो बिजनेस करके पैसा आ रहा है ना, ये तो कंपनी का पैसा है, फिर तो आया ना। हाँ, एग्जिस्टिंग एसेट्स अगर बेचूंगा तो उसमें क्रेडिटर्स को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर मैं फ्रेश इशू कर रहा हूं तो फिर जितना भी करूं, मतलब जितना मेरे को रिडेम्पशन करना है मैं उतना का उतना अगर फ्रेश इशू कर देता हूं, उससे जो पैसा आता है मैं उससे अगर उनको पेमेंट करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनको। बोला गया कि ये दूसरा तरीका हो सकता है आपके पास, आप फ्रेश इशू कर लो। आप सर फ्रेश इशू क्या करें, फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स का करें या प्रेफरेंस शेयर्स का करें, कोई भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे जितना कैपिटल रिडीम करना है, जितना कैपिटल रीपे करना है, मैं उसको रिप्लेस कर दे रहा हूं दूसरे कैपिटल से, मैं उसको रिप्लेस कर दे रहा हूं दूसरे कैपिटल से, ऐसा मतलब हो गया इसका। अरे है ना, अगर मुझे 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, मैं 5 लाख के इक्विटी शेयर्स अगर इशू कर देता हूं, तो जितना कैपिटल मेरे को रिडीम करना है मैं उतना कैपिटल रिप्लेस कर दे रहा हूं। कंपनी का अगर मैं टोटल शेयर कैपिटल देखूं तो उतना रिप्लेस हो जा रहा है ना बराबर। 5 लाख के शेयर्स इशू कर दिए, 5 लाख रुपए आ गया, वो 5 लाख रुपए मैंने यूटिलाइज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो तरीके देख लिया, आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स और दूसरा फ्रेश इशू कर, तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन, तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स क्या करने, रिडीम करने। मेरे पास बैंक में 3 ही लाख रुपया पड़ा हुआ है और मेरे फ्री रिजर्व्स भी 3 ही लाख रुपए के, मेरे फ्री रिजर्व्स भी 3 ही लाख रुपए के। तो क्या मैं ये 3 लाख रुपए यूटिलाइज कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन मेरे को रिडेम्पशन कितना करना है, मतलब मेरे को 2 लाख रुपए और अरेंज करना पड़ेगा। अगर 2 लाख रुपए अरेंज करना पड़ेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, फ्रेश इशू करूंगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं बेचता हूं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, मैं फ्रेश इशू करूंगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ से भी आप रिडेम्पशन कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ से भी अगर रिडेम्पशन किया तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो सेक्शन 55 ने जो सेकंड बात बोली वो बोली सोर्सेस की। सोर्सेस में लिखना चालू कर दो, हेडिंग वही अपना प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन सेक्शन 55 है ना। उसमें क्या ये मैक्सिमम मेच्योरिटी का पॉइंट लिख दिया, उसमें अभी सेकंड पॉइंट लिख दो सोर्सेस, सोर्सेस में लिख दो फर्स्ट आउट ऑफ existing assets to the extent balance of free reserves। दूसरा out of issue of new shares, out of issue of new shares, both equity और प्रेफरेंस, कोई भी शेयर्स इशू कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आउट ऑफ बोथ 1 and 2 above। तो बेसिकली सोर्सेस बात करता है पैसा कहां से आएगा, सोर्सेस बात किसकी करता है, पैसा कहां से आएगा, एग्जिस्टिंग एसेट से, या तो फिर न्यू इशू करके, या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। दूसरा बोला गया कि अगर मान ले तेरे प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड है तो तू उसको रिडीम नहीं करेगा, तेरे प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड है तो तू उसको रिडीम नहीं करेगा, तेरे को उसको फुल्ली पेड बनाना होगा, तेरे को उसको फुल्ली पेड बनाना होगा और फिर ही तो उसका रिडेम्पशन कर सकता है। मतलब पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं हो सकता, फुल्ली पेड आपको फाइनल कॉल करना होगा, पैसा मंगाना होगा, जैसे अपन ने बोनस इशू में भी देखा।
जैसे अपन ने बोनस इशू में भी देखा। और मुझे पता, अगर मान ले मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 20 साल है और ऐसे समझ ले कि 20 साल, मैंने 10 साल का पीरियड पे प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिया, तो क्या मैं 10 साल बिना पैसे मंगाए रह सकता हूँ क्या? अरे पहले दूसरे साल में पैसा आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में अपने को बताया, बोला जा सकता है कि बाबा इतना ही 8 रुपए ही पेड होता है, तो अपन 2 रुपए का फाइनल कॉल करेंगे पहले और फिर उसका रिडेम्पशन करेंगे। और फिर उसका अपन ये नहीं बोल सकते अरे सर फाइनल कॉल ही नहीं था तो 10 साल हो गए, पैसा ही पूरा नहीं आया तो अपन ने रिडेम्पशन नहीं किया। नहीं, फिर आपको उतना ध्यान रख के बराबर टाइम पे फाइनल कॉल करना है, पैसा मंगाना और बराबर टाइम पे रिडेम्पशन करना है। समझ में आई बात? पक्का? तो यही बोला गया यहाँ पे। प्रेफरेंस शेयर, सी पॉइंट जो बोला गया, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड मस्ट बी फुल्ली पेड अप। If shares are partly paid, final call must be made and received before redemption. Redemption के पहले वो रिसीव भी हो जाना चाहिए। जो बोनस वाला पॉइंट था अपना, वही पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है एज इट इज। अभी जो डी पॉइंट बोला गया, ये है फॉर पोरॉप्स। पोरॉप्स मतलब क्या? इसमें शॉर्ट में पोरॉप्स लिखा हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बोला कि मैं तुमसे 100 रुपए का शेयर, 100 रुपया ले रहा हूं पर शेयर, और मैं रिडेम्पशन के टाइम पे आपको बोल सकता हूं मैं आपको 105 रुपया दूंगा। आया ना? हाँ। अगर मान ले 100 के बदले में रिडेम्पशन के टाइम पे 100 दे रहा हूं तो दे आर इशूड एट पार, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 100 का शेयर अगर मैं आपको रिडेम्पशन के टाइम पे 105 दे रहा हूं तो इसको बोला गया क्या? प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, बराबर। और अगर 100 का शेयर 98 पे मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं तो फिर डिस्काउंट। अभी अगर मैं 5 रुपया प्रीमियम दे रहा हूं तुमको, 5 रुपया प्रीमियम दे रहा हूं तुमको, ये मेरे लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मेरे लिए क्या है? लॉस है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट अगर मैं 5 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा हूं, जब लूंगा, कब लूंगा? इश्यू के टाइम पे, इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे जब मैं तुमसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं, उसको प्रीमियम बोला गया। ये प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है। ये प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, जिसको अपन ने कहां रिकॉर्ड किया? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, है ना? हाँ, उसको प्रॉफिट बोला गया और वो कैपिटल प्रॉफिट था। लेकिन अगर मैं रिडेम्पशन के टाइम पे तुमको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं, पैसा लेते समय अगर तुमसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं तो प्रॉफिट है, पैसा देते समय अगर तुमको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो ये मेरे लिए लॉस। और ये कौन से नेचर का लॉस होगा? कैपिटल नेचर का लॉस होगा। ये कौन से नेचर का लॉस होगा? कैपिटल नेचर का लॉस होगा। आया ना? हाँ। अगर ये मेरा लॉस है तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में रिकॉर्ड नहीं करूंगा इसको। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम ये सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है, जब अपन इशू करते हैं उस टाइम पे प्रॉफिट की बात करता है ना? हाँ। लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे अगर मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं और ये मुझे पहले ही पता है, ये मुझे पहले ही पता है, इशू करने के टाइम पे ही पता है, मैं उस लॉस को, मैं उस प्रीमियम को, ये क्या हो गया? मैं उस प्रीमियम को, यार किधर जा रहे हैं? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं क्या? अलग जोन में रहते हो तुम। तो इस प्रीमियम को, इस लॉस को मैं रिकॉर्ड करता हूं इन द अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहां पे अपन पोरॉप्स लिख रहे, एग्जाम में पोरॉप्स लिख के मत आना, वहां पे पूरा लिखना होगा तुमको। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट में मैं वो लॉस को रिकॉर्ड करूंगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इस लॉस को मैं वहां पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है? बोला गया अगर ये लॉस है, अगर ये लॉस है तो आपको इसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। आपको इसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। और सेक्शन 55 ने इस राइटिंग ऑफ व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, राइटिंग ऑफ पोरॉप्स की बात बोला गया। आप इसको राइट ऑफ करोगे, आप इसको राइट ऑफ करोगे। हमने थोड़े टाइम पहले जब इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे थे तो अपन ने सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बात किया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूसेजेस है, उसमें से एक यूसेज बोनस इशू है, तो दूसरा राइटिंग ऑफ व्हाट? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा डिस्काउंट और इशू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, फिर चौथा वापस पी आया था। 2 पीस थे ना रे, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 2 पीस थे ना रे, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 2 पीस थे ना रे, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
आया ना? हाँ। तो बोला गया सेक्शन 55 में कि आप सिक्योरिटीज, सुनना, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज करोगे। आप किसका बैलेंस यूज करोगे? सिक्योरिटीज। मतलब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं लेके जाओगे, आप उसको कहां लेके जाओगे? अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में लेके जाओगे, है ना? उसके साथ सेट ऑफ करोगे, उसके साथ राइट ऑफ करोगे। अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो उसके साथ हो जाएगा, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आफ्टर सिक्योरिटीज प्रीमियम आप फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल करोगे। आफ्टर सिक्योरिटीज प्रीमियम आप किसका इस्तेमाल करोगे? फ्री रिजर्व्स का। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है ही नहीं तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? फ्री रिजर्व्स का। इसको पीएल में नहीं लेके जाएंगे अपन, इसको पीएल में लेके नहीं जाएंगे, ठीक है? लेकिन उसी इसमें हम नीचे नोट में लिखे थे कि जिन कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, इंड एस फॉलो करने होते हैं, उनको वो ये दो पीस, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट को। और अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो सारे कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना होता है, सारे कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना होता है। तो फिर अपने लिए बचेगा क्या? अभी सिर्फ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर सर ये ऐसे सेक्शन 55 में दिया क्यों है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज करोगे और फिर फ्री रिजर्व का बैलेंस यूज करोगे? तो बात ऐसा है ना कि कंपनीज एक्ट 1956 में पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करने के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए थे। जो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया कि आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस को यूज नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है? ये रेस्ट्रिक्शन पहले नहीं था। जब पुराना कंपनीज एक्ट था, 1956 वाला कंपनीज एक्ट था ना, उसमें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अभी रिडेम्पशन बोलना, रिडेम्पशन कितना कितना साल मैक्सिमम? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मैक्सिमम है, बराबर। और अपना कंपनीज एक्ट 2013 आके हुआ कितना है? कितना साल हो गया? 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, है ना? हाँ। तो बोला गया कि अगर मान ले किसी कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ही कंपनीज एक्ट 1956 के इसमें अगर प्रीमियम शेयर्स इशू कर रखे होंगे और उनके लिए अलाउड था सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना, उनके लिए अलाउड था सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना, तो वो लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज कर सकते हैं। जो कंपनी रजिस्टर्ड ही कंपनीज एक्ट 2013 में है, वो अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी तो उनके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस अलाउड नहीं। समझी बात? पक्का कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अभी अपना इंस्टीट्यूट है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करने देता ही नहीं। यही टॉपिक्स अपने को सीएस एग्जीक्यूटिव में भी देखने को मिलते हैं, यही टॉपिक्स अपने को सीएमए इंटर में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? वहां पे उनके इंस्टीट्यूट अलाउ कर देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज करना, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट इसको अलाउ नहीं करता। सीए इंस्टीट्यूट का ये मानना है, ये असम्पशन होगा कि जो भी रिडेम्पशन वो कंपनी जो है वो 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है, वो शेयर जो है वो कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद ही इशू किए गए हैं, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो सेक्शन 55 की प्रोविजन के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखेंगे, फ्री रिजर्व्स भी लिखेंगे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो। लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? पक्का? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, राइटिंग ऑफ प्रोप्स। सबसे पहले तो प्रोप्स के आगे उसका फुल फॉर्म लिख दो एक ही बार, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। As per section 55, the loss of POROPS shall be written off against securities premium and free reserves. Securities premium and free reserves. ओके? और सिक्योरिटीज प्रीमियम के वहां पे ना एक ऐसा क्रॉस कर दो, अपन न्यूमेरिकल्स के टाइम पे इसको यूज नहीं करना।
हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्रिएशन ऑफ सीआरआर। हमने बोनस इश्यू में सीआरआर का यूटिलाइजेशन देखा। क्या देखा? सीआरआर का यूटिलाइजेशन। लेकिन सीआरआर में पैसा कहां से आएगा या कैसे आएगा या कितना आएगा? क्रिएशन ऑफ सीआरआर। मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बोला था कि अगर मान ले एग्जिस्टिंग एसेट से मैं अगर शेयर्स इशू कर रहा हूं तो मेरे जो लेंडर्स होंगे, मेरे जो क्रेडिटर्स होंगे, इनको बुरा लग सकता है, इनको इनसिक्योरिटी फील हो सकती है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ। तो हमने बोला कि हम क्या करेंगे, उतना ही पैसा यूज करेंगे जितना फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है, फ्री रिजर्व्स में बैलेंस अवेलेबल है। आया ना? हाँ। तो बोला गया, क्रेडिटर्स ने बोला कि ठीक है, आप हमको बोल तो रहे हो कि आप फ्री रिजर्व्स में जितना बैलेंस अवेलेबल है उतना यूज करोगे, लेकिन फ्री रिजर्व्स में बैलेंस तो यूज नहीं हो रहा है ना किधर भी। फ्री रिजर्व्स तो वैसे का वैसा इंटैक्ट है। आपने तो एग्जिस्टिंग एसेट्स उतने के यूज कर लिए जितने का फ्री रिजर्व्स पड़ा हुआ है, जितने का फ्री रिजर्व्स पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मान लो है तो ओनर, शेयर होल्डर्स है तो ओनर, तो अगर मान लो उनके बोलने पे या उनके हिसाब से अगर तुमने कुछ कर दिया और पैसा अगर मान लो तुमने दे दिया उनको, तो फिर क्या क्या हम कहां जाए? हम कहां जाए? हमारा मतलब को हमको कैसे क्या सिक्योर कर पाओगे तुम? हमारा इंटरेस्ट कैसे क्या सिक्योर कर पाओगे तुम? तो इसीलिए बोला गया कि फ्री रिजर्व्स का बैलेंस अगर वैसे ही पड़ा है तो उस फ्री रिजर्व्स के बैलेंस में से अपन वो पैसा उतना जितना एग्जिस्टिंग एसेट्स के लिए यूज किया गया है उतना पैसा अपन कहां ट्रांसफर करेंगे? सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। उतना पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? सीआरआर फ्री रिजर्व्स का बैलेंस वो पूरा, मतलब जितना अपन ने यूज किया एग्जिस्टिंग एसेट्स को, उतना फ्री रिजर्व्स का बैलेंस अपन एक बार का पूरा कहां ट्रांसफर कर देंगे? सीआरआर में। अगर सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया तो अभी फ्री रिजर्व्स में कुछ है क्या? शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचा क्या? नहीं। और इससे उनका जो इनसिक्योरिटी था क्रेडिटर्स का, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि बोला गया सीआरआर का पैसा और कहीं यूज नहीं किया जा सकता। सीआरआर का पैसा का सिर्फ एक यूसेज है, बोनस। सीआरआर का पैसा का एक यूसेज है, क्या? बोनस। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का? अभी सर एक डाउट है, आपने बोला कि वो अपन वो पैसा वापस शेयर होल्डर को नहीं देंगे, उसको यूटिलाइज नहीं होगा, जो भी है, तो आप तो बोनस इश्यू दे रहे हो, बोनस इश्यू तो शेयर होल्डर को ही किया जाता है ना? हाँ। बात यह है कि वो फ्री में इशू किया जाता है, उससे उनसे कोई पैसा लिया जाता है क्या? उससे उनसे कोई पैसा लिया जाता है क्या? नहीं। तो ये फ्री में इशू किया जाता है। तो बोला गया इसीलिए सीआरआर का इस्तेमाल अपन सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं, बोनस इशू के लिए। पहली चीज, क्या तुमको ये समझ में आया कि हम सीआरआर में पैसा कहां से लेके जाएंगे? फ्री रिजर्व से। कब लेके जाएंगे? मेरे पास रिडेम्पशन के 3 सोर्सेस है, एक एग्जिस्टिंग एसेट्स, दूसरा न्यू शेयर्स इशू करना, और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं बोल रहा हूं कि कहां से लेके जाना ये समझ में आ गया, कब लेके जाएंगे ये समझ में आया क्या? कब? जब मैं एग्जिस्टिंग एसेट्स से रिडेम्पशन करता हूं, जब मैं एग्जिस्टिंग एसेट से रिडेम्पशन करता हूं। मतलब अगर अपन न्यू शेयर्स इशू करते हैं ना, के लिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, मैं अगर न्यू शेयर्स इशू करता हूं, मेरे को सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सीआरआर में पैसा तभी ट्रांसफर होगा जब मैं एग्जिस्टिंग एसेट से पैसा रिपे करूंगा, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, मतलब रिडेम्पशन करूंगा प्रेफरेंस शेयर्स का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। आएंगे एग्जाम्पल सारे आने वाले हैं इसके, वो वही तो अपने को करने का, उसी में सीआरआर कब क्रिएट होगा कब क्रिएट नहीं होगा, वो सारे अपने जो 10-12 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, वो सारा होने वाला है उसमें। लेकिन पहले तू इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ। सुन, ध्यान दे इधर। क्या बोला मैंने कि अपन इसको कब सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करेंगे? जब एग्जिस्टिंग एसेट से रिडेम्पशन करूंगा, हाँ या ना? हाँ। कहां से सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करूंगा? फ्री रिजर्व्स में से ट्रांसफर करूंगा, हाँ या ना? हाँ। कितना पैसा ट्रांसफर करूंगा? कितना पैसा ट्रांसफर करूंगा? जितना एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूज कर रहा हूं मैं रिडेम्पशन के लिए, जितना एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूज कर रहा हूं रिडेम्पशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख, अपन वो पुराना वाला एग्जांपल लेते, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना था, मेरे पास बैंक में 3 लाख था, फ्री रिजर्व 3 लाख था, आया ना? तो फिर मैंने क्या किया, 3 लाख रुपए का एग्जिस्टिंग एसेट्स यूटिलाइज कर लिया, आया ना? हाँ। 3 लाख का एग्जिस्टिंग एसेट्स यूटिलाइज कर लिया और बाकी 2 लाख रुपए मैंने न्यू शेयर्स इशू करके रिडेम्पशन के लिए वो पैसा इकट्ठा किया, बराबर ना? हाँ। तो एग्जिस्टिंग एसेट्स क्या बोल रहे, एग्जिस्टिंग एसेट्स के लिए मैंने एग्जिस्टिंग एसेट्स का कितना इस्तेमाल किया रिडेम्पशन के लिए? 3 लाख रुपया। तो मैं फ्री रिजर्व से 3 लाख रुपया सीआरआर में ट्रांसफर करूंगा,
वैसे तो रिडेम्पशन 5 लाख का हुआ है, मान ले मैंने 5 लाख का 5 लाख 3 लाख रुपए का मेरे बैंक का बैलेंस और 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बेच दिया रहता, तो मैंने एग्जिस्टिंग एसेट्स का कितना इस्तेमाल किया? 5 लाख। मेरे पास फ्री रिजर्व में 5 लाख पड़े हुए, क्योंकि अगर मेरे पास फ्री रिजर्व में 3 ही लाख पड़े ना, तो मैं एग्जिस्टिंग एसेट्स 3 ही लाख की यूज कर सकता हूं। तुमको ये कनेक्शन समझ में आ रहा है क्या? हमने बोला कि अपन एग्जिस्टिंग एसेट्स का यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ऊपर एक लाइन लिखी है, टू द एक्सटेंट बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व्स। एग्जिस्टिंग एसेट्स का इस्तेमाल उतना ही होगा जितना मेरे पास फ्री रिजर्व्स में बैलेंस पड़ा है। तो 5 लाख का एग्जिस्टिंग एसेट है मान ले, और 3 ही लाख रुपए फ्री रिजर्व्स में पड़ा है, तो मैं मैक्स टू मैक्स एग्जिस्टिंग एसेट्स कितना यूज कर सकता हूँ? 3 ही लाख का। लेकिन अभी के एग्जांपल के लिए मान ले 5 लाख, मेरे पास 3 लाख रुपए कैश है और 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और मेरे पास फ्री रिजर्व्स में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो फिर मैं क्या एग्जिस्टिंग एसेट पूरे 5 लाख यूज कर सकता हूँ? हाँ। तो फिर मैं 5 लाख का 5 लाख फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर कर, ठीक है। मेरे पास 5 लाख रुपए के एग्जिस्टिंग एसेट्स है, लेकिन फ्री रिजर्व्स में 3 ही लाख रुपए है, फ्री रिजर्व्स में 3 ही लाख रुपया है, तो मुझे बता मैं फ्री एग्जिस्टिंग एसेट्स कितना यूज कर सकता हूँ? 3 लाख रुपए का। तो मैं कुछ भी, मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, मैं कैश का पैसा, मेरे पास जो कैश पड़ा है वो यूटिलाइज करूँ, वो अभी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, उसमें थोड़ी ना कोई प्रोविजन बनाया जा सकता है। कंपनी का जैसे मैनेजमेंट होगा, जैसा एडजस्टमेंट होगा, उसके हिसाब से यूज करेगी वो। तो उसने 5 लाख में से 3 लाख कोई तो एक इन्वेस्टमेंट बेच दिया मान लिया, और उससे उसने पैसा लाया और वो 3 लाख रुपए ये किया, तो फ्री रिजर्व कितना पड़ा अपने पास? 3 ही लाख। तो सीआरआर में कितना जाएगा? 3 ही लाख। समझा क्या? अगर मान ले मेरे पास फ्री रिजर्व में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, तो मैं एग्जिस्टिंग एसेट्स का यूज कर सकता हूँ? एग्जिस्टिंग एसेट्स का यूज नहीं कर सकता, इसका मतलब मुझे न्यू इशू करना पड़ेगा। अगर मैं न्यू इशू कर रहा हूं और 5 लाख रुपए रेज कर रहा हूं और 5 लाख रुपए का रिडेम्पशन कर रहा हूं, तो क्या मैंने एग्जिस्टिंग एसेट्स यूज किए? तो क्या मेरे पास सीआरआर में पैसा जाएगा? क्लियर ये बात अभी? पक्का? तो इस सीआरआर, ये क्रिएशन ऑफ सीआरआर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला, कब? वही मैं तुमको बार बार पूछ रहा हूं, कब अपन सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करेंगे? जब एग्जिस्टिंग एसेट से रिडेम्पशन कर रहा हूं, हा या ना? हा। क्यों करेंगे? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। कितना करेंगे? एग्जिस्टिंग एसेट्स का जितना इस्तेमाल किया, हो सकता है फ्री रिजर्व ज्यादा है, 5 लाख रुपए का एग्जिस्टिंग एसेट है और 8 लाख रुपए का फ्री रिजर्व है। समझा क्या? तो एग्जिस्टिंग एसेट्स जितना यूज किया, उतना फ्री रिजर्व से पैसा मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? सीआरआर में ट्रांसफर करूंगा, है ना? और कहां से? फ्री रिजर्व से। कितना? वहां पे एग्जिस्टिंग एसेट्स बोलना, और कहां से? तो फ्री रिजर्व से। क्लियर है बात? पक्का? तो हेडिंग दे दो, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। वही तो स्टार्टिंग में बताया ना कि जो भी अपने पास एसेट्स, अपन एसेट्स काय के लिए रखे? बिजनेस को चलाने के लिए। एसेट्स काय के लिए रखते हैं अपन अपने पास? बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में उस एसेट्स को बिजनेस में यूज करने के लिए, हाँ या ना? और बिजनेस अगर चल रहा है तो बिजनेस के कुछ लायबिलिटीज है, बिजनेस के कुछ ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन सिर्फ ओनर्स के अगेंस्ट है क्या? नहीं, वो आउटसाइडर्स के अगेंस्ट भी है। तो अगर आप सारे के सारे एसेट्स अगर यूज कर लेते हो ओनर्स को पैसा देने में, तो क्या आउटसाइडर्स का पैसा खतरे में नहीं आएगा? ओनर्स का पैसा अगर खतरे में आ रहा है तो उनका टेंशन नहीं बढ़ेगा। उनका टेंशन बढ़ा तो क्या कंपनी की हालत वापस आगे जाके खराब हो सकती है, अगर इन्होंने इनका सपोर्ट ही हटा दिया, ऐसा समझ लो। तो आया ना? हाँ। तो बोला गया कि इसके वजह से अपन पूरा का पूरा एसेट्स का पैसा यूज नहीं कर सकते और किसी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसीलिए बोला गया फिक्स एसेट्स को भी नहीं बेचती कंपनी। बहुत रेयर केस में अगर जरूरत पड़ी तो बेचती, तो बेचती है ना? तो अपन एग्जिस्टिंग एसेट यूज कर रहे हैं सिर्फ उतने अमाउंट के लिए जितना शेयर होल्डर के लिए एलिजिबल। क्रिएशन ऑफ सीआरआर, उसमें सबसे पहले कब, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemed out of existing assets. Q, टू प्रोटेक्ट, जैसे लिखा रहा हो वैसे ही लिखना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स by ensuring them
by ensuring them that no further distribution of cash will be made to shareholders out of existing assets to the extent of amount paid to preference shareholders. To the extent of amount paid to preference shareholders. मतलब जितना अभी अपन ने इनको दिया ना, इसके आगे हम अभी और इनको कोई पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास फ्री रिजर्व्स बचा ही नहीं है, कुछ इनके नाम का कुछ पैसा अभी बचा ही नहीं है। हाँ, एवरी ईयर प्रॉफिट कमाया जाएगा, फ्री रिजर्व में वापस पैसा चले जाएगा, तो जितना है मतलब फ्री रिजर्व, ये बोला कि ये पैसा वो शेयर होल्डर्स का ही। थर्ड क्वेश्चन, कितना? तो अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ preference shares redeemed out of existing assets. Out of what? Existing assets. And fourth, कहाँ से? Out of free reserves. फोर केस क्रिएशन ऑफ सीआरआर के, कब, क्यों, कितना, कहां से? ये अपन डीआरआर के टाइम पे भी देखेंगे। क्लियर है क्या? इसके अभी भी जर्नल एंट्रीज बाकी है, इसके अभी भी कुछ बातें बाकी है, अभी नहीं होगी, लेकिन हाँ सुनना, सेक्शन 55 ने 5 बातें बोली। सबसे पहला मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड का बात बोला, दूसरा सोर्सेस का बात बोला, तीसरा पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं हो सकता, आपको फाइनल कॉल करना होगा, पैसा रिसीव करना होगा, फिर रिडेम्पशन होगा, ये बात बोला। चौथा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो उसको राइट ऑफ करना होगा, और पांचवा, सीआरआर को क्रिएट कैसे करोगे, वो सारी बातें ये सेक्शन 55 में बताई गई है। ठीक है, अगर आपकी सिलेबस में ये अभी है नहीं, तो जब सी एंटर में जाओगे तो वहां पे तुम्हारे सिलेबस में ये सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट होगा, तब तुमको कनेक्शन बैठेगा बराबर, जो अपन फाउंडेशन में पढ़ चुके अकाउंट्स में उसका। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो रुकेंगे आज। कल लेक्चर में बैठने से पहले इसको रिवाइज करके बैठना, इसके और टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। अभी अपन ने जो लिखा है ना, इसमें कुछ एक बात ऐसी है जो तुमने खाली लिख तो लिए, तुमको समझ में नहीं आया, उसका सीरियसनेस समझ में नहीं आया। कौन सी, वो कल बताऊंगा, तुम थोड़ा रिवाइज करके बैठना। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो आज के दिन एंड करते लेक्चर। नो डाउट, ओके, चलो बाय बाय।